हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज ये जो सेशन होने वाला है आप सभी को बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज यहाँ पर हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, और बताएंगे आप सभी को कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, इनका जन्म कहाँ है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो अब आपको यकीनन आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने वैसे बेसिकली संज्ञानात्मक सिद्धांत पर भी काम किया है, बात किया है, और इन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ कि मोरल डेवलपमेंट में भी बात किया है इन्होंने। ठीक है, इनकी थ्योरी में मोरल डेवलपमेंट में भी बात किया है। इनकी थ्योरी का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इनकी थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था? कोहलबर्ग जी ने बढ़ाया था। बट यहाँ पर बेसिकली आज हम जो जुड़े हुए हैं, ये हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो ये जीन पियाजे जी हैं, इनकी पिक्चर है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक कर। बस आप पेशेंस रखे रहिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था किस सन में हुआ था? 1896 में हुआ था। 1896 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था? 96 में हुआ था। हुआ कहाँ था? स्विट्जरलैंड में था। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। ये जो क्लास आपकी रहेगी ये सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाली हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, घुमाते भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन्हीं टर्म्स को लेकर के आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, आप इन्हें टिक कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। एक बहुत ही फेमस वर्ड है इनका, जीन पियाजे का, स्कीमा। इसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो स्कीमा के बारे में जानते हैं कि बेसिकली स्कीमा किसको कहते हैं। तो देखें, स्कीमा को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा उसे व्याख्यात करने हेतु विद्यमान है। ये एक मौलिक इकाई है। बेसिकली मैं जो आपको एग्जांपल देने वाली हूँ, रियल लाइफ का एग्जांपल ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, है ना। तो सबके अपने अपने एग्जांपल होते हैं, समझाने के तरीके होते हैं। तो आई होप मेरे तरीके आपको समझ में आए और आपको अच्छे लगे। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब क्या होता है मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। स्कीमा का मतलब होता है एक सेटअप होता है। जैसे आपका मोबाइल में क्या होती है? एक मेमोरी होती है, एक चिप होता है। जैसे आपने क्या किया, आपके मोबाइल में ऑडियो वीडियो है, तो अगर आपको कोई ऑडियो सुनना है या फिर वीडियो देखना है तो आपने क्या किया, किसी अल्फाबेट से आपने सर्च किया। जैसे एम से कोई भी आपको सॉन्ग है तो आप उसे वीडियो देखना चाहते हैं, ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो आप एम से सर्च करेंगे तो आपको सारी एम के जितने सॉन्ग होंगे वो सारे आपको लिस्ट आपको दिखाई दे देंगे। तो मतलब मोबाइल में क्या है, सारे डेटा रिकॉर्ड उसमें इकट्ठा रखे हुए हैं, किसमें? चिप में। ऐसे ही हमारे माइंड सेटअप में होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में होता है। मतलब हम जो पढ़ते हैं सुबह से शाम तक जितनी सारी एक्टिविटी होती है वो हमारे माइंड में सेटअप होती रहती है ना, वही चीज़ आगे पीछे चलती रहती है। तो मतलब कि एक सेटअप, माइंड सेटअप आप इसे कह सकते हो। स्कीमा का मतलब होता है स्कीम। वैसे आप कह सकते हैं कि स्कीमा वर्ड जो है, स्कीम वर्ड जो है वो स्कीमेटा से बना हुआ है। ठीक है, या फिर आप स्कीम नॉर्मल भाषा में इसे स्कीम भी कह सकते हो, एक प्लानिंग कह सकते हो। जैसे आप टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कल क्लास लेने वाले हैं तो एक दिन पहले वो लेसन प्लान बना करके जाते हैं, एक प्लान बना करके जाते हैं कि हमें बच्चों को किस तरीके से, किस एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, वैसे हमारा एनसीएफ जो कहता है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल पर ज़्यादा बिलीव करता है, डायरेक्शन देता है कि आप बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल में कनेक्ट करके बच्चों को आप समझाएं तो ज़्यादा आसानी से बच्चे समझ पाएंगे। उसमें भी मैं बिलीव करती हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूँ। ठीक है, ओके। तो स्कीमा क्या है? एक स्कीम है, एक प्लान है। ठीक है, और बेसिकली जो स्कीमा की बात है कि सूचनाओं का संगठन पार्ट है, तो बिल्कुल ये सही बात है ना। हमारे ब्रेन में जो सारी चीज़ें इकट्ठा रखी हुई हैं यही हमारी क्या है? स्कीमा है। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। उसके हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और ये सारे टर्म्स मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो अनुकूलन, एडॉप्टेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन किस कहते किसे हैं? मान लीजिए जैसे कि आप अभी वर्तमान में आप ऐसे कोई शहर पे रह रहे हैं या गांव पे रह रहे हैं जहां बहुत गर्मी है। वैसे भी अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है। तो ऐसे शहर पर, ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां आपकी बहुत गर्मी है। तो अब अचानक ही आप 2 से 4 दिन आपको कोई काम आ जाए, ऐसे शहर में काम आ जाए जहाँ आपको बहुत ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो आप वहाँ चले जाएं। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको अचानक, चूंकि आपका वातावरण बदल चुका है, आप पहले गर्मी की जगह में रह रहे थे, अब अचानक जब आपने बदला शहर अपना, तो वहाँ कैसे अचानक मौसम वहाँ का बदला हुआ है। तो आपने क्या किया वहाँ जाकर के? अब ऐसा
तो नहीं कि आप काम छोड़ कर चले आए, जिस काम से आप गए थे वो काम करके ही आए हैं। मतलब आपने वहां पर क्या किया, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर जो एडॉप्टेशन है, एडॉप्ट वर्ड है, मतलब आपने वहां पर अपने आप को एडॉप्ट किया है ना, अपने उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, उस वातावरण में सामंजस्य बना लिया है। ठीक है, तो यही हमारा एडॉप्टेशन होता है ना, अपने आप को ढाल लेना उस वातावरण में, ये हमारा क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसके दो प्रकार होते हैं एडॉप्टेशन के, बेसिकली क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन किस पैटर्न के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार है, एक क्या है एसिमिलेशन है, एक दूसरा क्या है एकोमोडेशन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एसिमिलेशन जो होता है हमारा समावेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन को हिंदी में समावेशन कहते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। समावेशन का मतलब ये होता है कि पुरानी चीजों को आपने क्या किया, नए में उस चीज को शामिल कर लिया। कहने का मतलब है कि जो आपकी पुरानी जानकारी थी वो आपने नए में शामिल की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि जैसे अगर आप 9th में कोई आपने थ्योरम पढ़ी, थेल्स प्रमेय पढ़ी आपने, ठीक है, या फिर आप एग्जांपल आप फॉर्मूले पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। आपने क्या पढ़ा, कर्ण का स्क्वायर, ये तो बहुत फेमस है ना, लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया। तो आपने ये 9th में पढ़ा। अब 10th में जब आप गए तो मतलब 10th में आपको मालूम है कि 9th में बहुत सारे मतलब कि ट्रायंगल है ना, स्क्वायर है, तो ये सारी चीजें तो 10th में भी है। तो आपने 9th का जो आपने पढ़ा था वो आपको डायरेक्ट आपको अप्लाई करने के लिए 10th की क्लास में, 10th की मैथ्स में आपको अप्लाई करने के लिए आपको प्रभावित किया, मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को आपने उसमें यूज किया। या फिर आपने किसी फॉर्मूले को, जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रायंगल में आपको ये हाइपोथेसिस जो थ्योरम है, तो इसमें आप डायरेक्ट इसको यूज करते हो, कर्ण का स्क्वायर, है ना। जैसे आपके पास ये क्या है, आपके पास कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर इसका निकाल लोगे कि यहाँ पर इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमको यहाँ पर बेसिकली यहाँ का हमको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हमने क्या किया, समावेशन किया है, एसिमिलेशन किया है, पुरानी चीजों को हमने अप्लाई किया नई चीजों को, तो वो हमें काम किया, है ना, पुरानी चीजों हमने पढ़ा, तो ये हमारा क्या होता है, समावेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ समायोजन क्या होता है। ठीक है, समायोजन क्या होता है, एक एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। समायोजन को आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि आपका पहले मान लीजिए कि आप यूपी बोर्ड था, जो भी आपका 10th 12th में था, यूपी बोर्ड था, सीजी था, एमपी था, जैसा भी था, फॉर एग्जाम्पल हम किसी की चीज में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेसिकली किसी पर टक्कर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बोर्ड आपका था, आपका क्या हुआ, अचानक उस चीज का आपका चेंजेस हुआ, आपको सीबीएसई बोर्ड मिल गया। ठीक है, तो आपने उस चीज को समायोजन एडजस्ट किया आपने, क्योंकि आप एमपी बोर्ड से थे, सीजी बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड से थे, तो आपने सीबीएसई बोर्ड को क्या किया, एडजस्ट किया आपने। अचानक ही आपको डिफरेंस आया आपके बोर्ड में, तो उस चीज को आपने एडजस्ट किया है, समायोजन किया है, अपने आप को समाहित किया, उस चीज में अनुकूलित बना लिया है, तो वो क्या होता है, बेसिकली वो आपका समायोजन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्या है। अब बेसिकली जो इन्होंने जीन पियाजे ने जिस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इन्होंने अवस्थाओं में बताया, बेसिकली इन्होंने जो बच्चों का बाल और विकास होता है, इनका कहना है कि जो बच्चों का विकास होता है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पर आपके वाइगोस्की जी भी कभी कहते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है वो मतलब कि भाषा का विकास हो, जो भी विकास उनका विकास की अगर बात आती है तो वो क्या कहते हैं कि बच्चे समाज में आकर के समाज के द्वारा वो प्रभावित होते हैं, विकास उनका आगे बढ़ता है। अगर यही बात करते हैं पियाजे जी की, तो ये क्या कहते हैं, छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, ये छोटे बच्चे को जीन पियाजे क्या कहते हैं, छोटा वैज्ञानिक कहते हैं। इनका कहना है कि बच्चों को आप चीजों को, एक एग्जांपल आप मतलब मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन है, आप पेशेंस रखिएगा, मैं सारी चीजें आप एक एक करके आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, अभी प्रीवियस स्टेटेड में बना था कि इरफान अपने खिलौने को तोड़ता रहा, जब भी उसको खिलौना मिलता है तो वो तोड़ता है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप उसके लिए, जैसे आपने क्या किया, इरफान के लिए आपने कोई नए खिलौने लेकर के आए हैं, ठीक है, कोई भी अक्सर इरफान हो, मोहिनी हो, कोई भी हो, है ना, सुरेखा हो, तो अगर वो खिलौने आप उसको देते हो तो वो नए खिलौनों को तोड़ देती है, तो आप क्या करोगे, आप गुस्सा करोगे क्या कि नहीं तुम्हारे लिए दोबारा से अब खिलौने नहीं आएंगे क्या, ऐसा करोगे। आपको ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा था कि क्या आप उसे डांटोगे या फिर नेक्स्ट टाइम उसके लिए खिलौने नहीं लाओगे या फिर उसे तोड़ने दोगे, कैसा क्या ऑप्शन में आप चूज करोगे। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल होगा कि आप उसे तोड़ने देंगे, क्योंकि बच्चा तोड़ेगा तभी तो सीखेगा, है ना। तो ये बिल्कुल आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जीन पियाजे का यही कहना है कि बच्चों को आप चीजों को करने दीजिए, समझने दीजिए, अगर वो तोड़ेगा तभी तो जोड़ेगा, है ना, बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं इनकी अवस्थाओं पर जो इन्होंने यहाँ पर दिशाएं दी हैं। चलिए बात करते हैं, पहली अवस्था इनकी कौन सी है जो इन्होंने बच्चों के विकास के बारे में बताया है।
ये संवेदी पेशी अवस्था, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंसरी मोटर एज कहते हैं, है ना। अब संवेदी पेशी अवस्था दूसरी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी है, ऑब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल एज। इन चारों का मैं आपको सेंस बताती हूँ क्या होता है, क्यों इनका ऐसा नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो सेंसरी मोटर एज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सेंसरी का मतलब सेंसिटिव, बच्चा कैसा भी सेंसिटिव है। अब उसको जो एज है वो सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है। तो बच्चा जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा अभी सेंसरी मोटर एज में है। इसकी जो मतलब की एज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जन्म से 2 वर्ष, यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। जन्म से 2 वर्ष की एज को क्या कहा जाता है, सेंसरी मोटर एज कहा जाता है, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल एज जो होता है वो 2 to 7 है ना, 2 से 7 वर्ष माना गया है। कॉन्क्रीट को 7 to 11 है ना, 7 to 11, 7 से 11 वर्ष माना गया है। और ऑब्स्ट्रक्ट को क्या माना गया, 11 से 15 वर्ष, या फिर 11 से आप आगे भी इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कोई अवस्थाएं बताई नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेंसरी मोटर एज की बात करते हैं तो बच्चा सेंसिटिव होता है। अगर बच्चे को जो भी उसे कहना होता है वो क्या करता है, मतलब अपनी गामक क्रियाओं से अपने हाथ पैर हिला करके, जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वो अब चूंकि उसके पास इस अवस्था में भाषा तो होती नहीं है ना, इतनी बेसिकली भाषा आम होती, वो भी भाषा ही होती उनके लिए, है ना। तो लेकिन ऐसी भाषा स्पष्ट नहीं होती जैसे माँ बाप उस चीज को समझ पाए। तो बच्चा क्या करता है, जैसे भूख लगती है तो मम्मा को अगर बुलाना होता है तो वो रोता है ना, वो क्रियाएं करता है, पैर को हिलाता है, चलाता है ना। तो ये सारी वो चीज, जैसे कि अगर उसको भूख लगी है तो वो हाथ उंगली में डालेगा बार बार, तो आप समझ जाओगे बच्चे को भूख लगी है। तो मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटी करता है जिससे मतलब कि आपके मांसपेशियों से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो ये आपका क्या है, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा ऐसे एक्टिविटी को करता है। यहाँ पर एक टर्म्स है, मैं आपको ये सारे टर्म्स आपको बताने वाली हूँ जो नीचे। अभी हमसे बेसिकली इनके डेफिनेशन जानते हैं कि मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल एज की, कौन सी एज की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल एज की। प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशनल वर्ड जो आपका लिखा हुआ इंग्लिश में संक्रियात्मक, इसका जो अगर तोड़े इस वर्ड को, ऑपरेशनल को अगर हम तोड़ेंगे तो ऑपरेशन वर्ड है ना। तो ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, जैसे जोड़ गुणा भाग, ये सारी चीजें। अब आपके वर्ड में इसमें क्या लिखा हुआ है, प्री वर्ड जुड़ा हुआ, प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल मतलब कि संक्रियाओं से पहले का ये एज है। अब ठीक है, ये आप वर्ड आप समझिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों ऐसा लिखा हुआ है। थर्ड क्या है, इनकी एज बच्चे की क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब होता है जिसका आकार निश्चित हो, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति है ना, दुर्गा माँ की मूर्ति, मतलब वो फिक्स है आकार उसका, प्रत्यक्ष जिस चीज को देखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। जिसका आकार फिक्स हो, एंड फिक्स का कहने से तात्पर्य जिसका आकार प्रत्यक्ष हो, जिसे हम देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और जो निराकार हो, जिसे हम नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली इनका जो वर्ड है ना। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर क्यों है सेकेंड एज का, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ पर भी संक्रिया वर्ड लगा हुआ है। तो मतलब मूर्त संक्रियात्मक जस्ट पहले प्री ऑपरेशनल एज, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक के पहले की एज है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, मैं बहुत आसान से तरीके से आपको बताई हूँ, बहुत आसान से भाषा में बताई हूँ। अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि हर एक स्टेज की कुछ क्वालिटी होती हैं कि बच्चे में क्या ज्यादा पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता उस स्टेज में, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीजें एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ पहले वर्ड क्या है, जो आपका सेंसरी मोटर एज है। इसमें बेसिकली कौन सी क्वालिटी ज्यादा बच्चे में रहती है, बच्चे में वो चीज रहता है, उत्पन्न होता है। देखिए, संवेदना एंड शारीरिक क्रिया, जो सेंसरी मोटर एज होता है, इसमें जीरो तो नहीं कह सकते किसी एज को, जन्म से 2 वर्ष हम कहेंगे, ठीक है, सेंसरी मोटर एज की। तो अगर हम जन्म से 2 वर्ष की बात करते हैं तो संवेदना एंड शारीरिक क्रिया, बच्चे जो क्रिया करता है शारीरिक रूप से करता है, संवेदनाएं, है ना। संवेद का मतलब क्या है, जैसे रोना है, हंसना है, इसका 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी हैं, मैकडूगल जी ने थ्योरी दी है ना। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, जैसे रोना है, हंसना है, चलना है, फिरना है, दौड़ना है, ठीक है। तो ये संवेदना शारीरिक हाव भाव से ये बच्चा अपना ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, बस स्थायित्व, ये क्वालिटी ही इस एज में बेसिकली आती है बच्चे में। बस स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं इसे हम, बस स्थायित्व को, ठीक है। तो बस स्थायित्व का मतलब क्या होता है, मतलब कि चीजें हो या ना हो लेकिन उसके होने का बच्चे को आभास होती है। मैं इसको एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे बच्चा क्या करेगा कि मम्मा नहीं है, उसकी पास में नहीं है, लेकिन वो ऐसे रोएगा जैसे बस मम्मा आसपास ही, जैसे मम्मा अगर पड़ोस में भी चली गई है तो वो इतना रो रो कर चिल्लाएगा बच्चा घर पे कि ऐसे कि मम्मी आसपास ही हो, बस आ जाएंगे। उसको ये लगता है कि मम्मी यहीं कहीं बस आ जाएगी, मतलब चीजें हो या ना उसको मतलब नहीं है, उसके होने को उस चीज को आभास उसको रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है।
ठीक है, बस उत्साहित होता है। दूसरा एग्जाम्पल में आपको, जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के बेड में आप रख देते हो, बहुत सारे खिलौने रख देते हो खेलने के लिए उनको, अगर उनका खिलौना एक भी नीचे गिर गया तो उनको लगता है कि बस खिलौना हमारा यही है, ये उठ करके चल के आया, खूब रोएंगे, है ना। और आपको मतलब भाषा भले नहीं होगी, बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इंडिकेट ये बच्चा अपने खिलौने के लिए ही कर रहा है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्री ऑपरेशनल एज की, यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिटी होती है जो बच्चे में पाई जाती हैं। भाषा का विकास, जो आपका प्री ऑपरेशनल एज होता है जन्म 2 से 7 वर्ष में, है ना, 2 से 7 वर्ष में यहाँ पर भाषा का विकास बच्चों में हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन होने लगता है बच्चे में। भूमिका निर्वाह की भी इसमें क्वालिटी आ जाती है। मानसिक क्रियाएं करने लगता है कुछ। जीववाद सजीववाद इसमें पाया जाता है। चलिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, है ना। इगोसेंट्रिक, फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिनिज्म, एक आप नोट कर लेंगे, एक एनिनिज्म से क्वेश्चन हर बार बनता है, इगोसेंट्रिक से बनता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। और भाषा का विकास तो फिर लैंग्वेज और थॉट से बनता ही है, ठीक है। ये तो थ्योरी से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कौन से एज में बच्चा कितने वर्ड को कलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्डों की, तो सारी चीजों को मैं आपको बताती हूँ। भाषा का विकास ऑब्वियसली बच्चे में 2 से 7 वर्ष में बच्चे में आ ही जाता है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और ये भूमिका निर्वाह, है ना, ये रिलेट करके मैं आपको बताती हूँ चीजों को कि भूमिका निर्वाह का मतलब है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर वो अभिव्यक्ति अपना करने लगते हैं, ठीक है। जैसे का मतलब है भूमिका निर्वाह, और इसका मतलब है दोनों का कि जैसे क्या करते हैं बच्चे, जैसे आप नहीं हो अगर पास में बच्चों की, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी एज के बच्चों के साथ जब वो खेल खेलेंगे तो कहीं एक दादाजी बनेगा, छोटा भाई दादाजी बन जाएगा, बड़ा भाई दादाजी बन जाएगा, छोटा उसका बेटा बन जाएगा, छोटी बहन जो होगी वो भाभी बन जाएगी। मतलब एक तरीके से जो वो देखते हैं एक्चुअल रियल लाइफ में, जो देखते हैं वो उस खेल में अपने, लेकिन आपको यकीन मानिए आप बड़ों को उसमें बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं, है ना। जैसे जीन पियाजे ने बताया था, अपनी थ्योरी में बताया है कि उन्होंने प्रयोग किया तो कम से कम 20 बच्चों में एक साथ रखा गया। एक साथ जब 20 बच्चों को रखा गया तो यकीनन वो बच्चे एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की, बस मन ही मन में बात कर रहे थे। चलिए, मैं उसको आगे बताऊंगी आपको रिलेट करके, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूमिका निर्वाह का मतलब यही है कि वो दादाजी की एक्टिंग करेंगे, है ना, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं कि वो क्या क्या खेल खेल रहे हैं, बड़ों को वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो अपने में ही, अपने ग्रुपिंग में ही उस चीज का निर्वाह करेंगे। कोई दादा बनेगा, कोई भैया बनेगा, कोई चाची बनेगा, है ना, ऐसा करके वो रोल प्ले करने लगते हैं। ये क्वेश्चन बनता है रोल प्ले की एज कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है 2 to 7, है ना। 2 से 7 वर्ष की एज होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करने लगता है, भूमिका निर्वाह वो एक्टिविटी करने लगता है ना। चलिए, हम बात करते हैं मानसिक क्रियाएं, है ना। मानसिक क्रियाएं का मतलब क्या है, वही मानसिक क्रियाएं जो मतलब कि कुछ ऐसी थोड़ा बहुत, उसमें बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आप मानसिक क्रियाएं उसकी स्टार्ट हो जाती हैं कि 2 क्या है, 4 क्या है ना। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत मानसिक क्रियाएं उसमें भी उत्पन्न होने लगता है बच्चे में इस एज में, 2 से 7 वर्ष में। अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिनिज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं, सजीव चिंतन भी कहते हैं, है ना। जीववाद भी कहते हैं, सजीव चिंतन भी इसको कहते हैं, सजीवता भी इसको कहते हैं। एनिनिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनिनिज्म बोलते हैं, है ना। एनिनिज्म इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सजीववाद को। तो अगर हम बात करते हैं एनिनिज्म की, एनिनिज्म क्या चीज है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको तात्पर्य है कि जैसे गुड्डे गुड़िया होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप तो जानते हैं, बड़े अगर जानते हैं कि इसमें कोई जान नहीं है, बच्चा ये बोल नहीं सकता है। बेसिकली क्या करते हैं बच्चे कि आसपास आपने देखा भी होगा, ये कोई नया एग्जांपल नहीं है, बट मैं रियल लाइफ के एग्जांपल ज्यादा आपको कनेक्ट करा रही हूँ ताकि चीजें आपको आसान लगे और चीजों को आप समझ पाए, आपको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा, आपका छोटा भाई बहन हो या फिर भतीज जो भी हो, वो क्या करते हैं, नई गाड़ी अगर वो खेले, प्लास्टिक खिलौने लेकर के आते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कार लेकर के आए, वो कार को चलाते रहेंगे, दादाजी हट जाइए, कार आपको टक्कर मारने वाली है, ठीक है, तो एक्सीडेंट कर देगी आपको। तो क्या ऐसा वाकई होता है? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें, इनमें भी जीव है, ये भी टक्कर दे सकती है, ये भी एक्सीडेंट कर सकती हैं। वो सुने होते हैं कि हाँ कार का एक्सीडेंट होता है, वाहनों का एक्सीडेंट होता है, तो वो प्लास्टिक की कार को ही समझ बैठते हैं कि इसमें भी जाने, ये भी एक्सीडेंट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या थ्योरी में बताया गया है, जीन पियाजे जी ने क्या बताया है, इसको एनिनिज्म कहा है, सजीव चिंतन। मतलब उसमें भी वो सजीवता देखते हैं, सजीव देखते हैं कि इसमें भी जान है हर चीज में। जैसे गुड्डे गुड़िया वो लिए रहेंगे, पास में खेलेंगे, उससे बातें करेंगे, है ना, उसकी चोटी करेंगे, उसको नहलाएंगे, ऐसा लगेगा इसमें भी जान है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को भी पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो ना समझी के कारण इतना करते हैं। इगोसेंट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बना था अभी इसी साल शायद बना है,
सीटेट में कि नज़मा अपने खेल के दौरान क्या करती है, नज़मा छोटे टुकड़ों को तोड़ती है, तोड़ने के बाद क्या करती है, स्वयं से बातें करती है, खिलौनों को तोड़ती है और बातें करती है स्वयं में। तो वो क्या करती है यहाँ पर, वो क्या कर रही है नज़मा, है ना। तो यहाँ पर दो चीज हैं, एक यहाँ पर जीन पियाजे भी इस वर्ड को डिफाइन किया है, वाइगोस्की जी भी डिफाइन किया इस वर्ड को। तो अगर जैसे नज़मा अपने खिलौनों को तोड़ रही है और उन्हीं खिलौनों से बातचीत कर रई है, कोई है नहीं उसके साथ, वो सिर्फ खिलौनों से ही बातचीत अकेले कर रही है, तो वो क्या कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इगोसेंट्रिक है, आत्मकेंद्रिता है, मतलब कि अहम केंद्रता भी इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे हम इगोसेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इगोसेंट्रिक। हम आपको बताएंगे कि इगोसेंट्रिक क्या है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इगोसेंट्रिक है, यानी कि अहम केंद्रता, आत्म केंद्रता, स्वयं से बातें कर रही है, मतलब इगोसेंट्रिक, अहम केंद्रता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाइगोस्की जी की, तो इस वर्ड को वाइगोस्की जी ने क्या कहा, अगर बच्चे अपने आप स्वयं से बातें कर रहे हैं, इस वर्ड को वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बना था कि इस वर्ड के लिए ये जो एक्टिविटी नज़मा कर रही है, तो ये वाइगोस्की जी के अनुसार या फिर जीन पियाजे जी के अनुसार ये क्या है, तो ये बिल्कुल इगोसेंट्रिक है, आत्म केंद्रता, अहम केंद्रता है। अगर यही पूछता कि वाइगोस्की जी के अनुसार क्या है, तो ये प्राइवेट स्पीच इस चीज को उन्होंने कहा है। जो बच्चे स्वयं से बातें करते हैं अकेले बैठ करके, वो क्या करते हैं, इगोसेंट्रिक है ना, मतलब अहम केंद्रता उसमें उत्पन्न हो रही है। और वाइगोस्की जी के अनुसार अगर क्वेश्चन बनता है तो प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की। कुछ कमियां भी इस एज में पाई जाती हैं, तो क्या पाई जाती है वो जान लेते हैं। इस एज में कौन सी कमी पाई जाती है, संरक्षण की कमी, है ना, लैक ऑफ कन्वर्जन, संरक्षण की कमी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम, लैक ऑफ कन्वर्जन कहेंगे, है ना, लैक ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे, मतलब इससे तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है, किसी वैल्यूम से हो सकता है ना, क्षेत्रफल से भी हो सकता है, अलग अलग डिफाइन मैटर करता है कि आप किस पर एग्जांपल दे रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देती हूँ, संरक्षण की कमी से मतलब है कि जैसे बच्चे के पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारी रुई है, ठीक है, कॉटन है उसके पास बहुत सारा, इतना सारा कॉटन रखा हुआ है, और क्या है, आयरन भी, लोहा भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में लोहे टूटे टूटे रखे हुए हैं। तो अब बच्चा क्या करता है कि बच्चे के पास अगर ये दोनों चीजें रखी हुई हैं, तो बच्चा क्या करेगा, अगर आप पूछेंगे कौन सा ज्यादा, जिसका वजन इसमें से कौन सा है, तो वो किसको टिक करेगा, वो इसको करेगा, है ना। यहाँ पर जबकि ये क्या है, रुई है, रुई तो आपको मालूम है कि हल्की होती है, और ये क्या है, लोहा है, लोहा, आयरन। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा रुई को टिक करेगा, क्योंकि रुई का भार, आकार जो है बहुत बड़ा है, उनको ये नहीं मालूम कि रुई हल्की होती है, तो वो सिर्फ रखी हुई हल्की बहुत है ना, वेट में अगर उसका वजन करेंगे तो वो कम ही जाएगा, लोहा अधिक बल्कि जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को नहीं समझ पाते, मतलब लैक ऑफ कन्वर्जन, इस एज में बच्चा संरक्षण की कमी पाई जाती है उसके मानसिकता में, ये चीज वहां पर इन्होंने डिफाइन किया है। चलिए, जितना जरूरी है मैं उतना ही समझा रही हूँ, वैसे तो ब्रॉड है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल एक चीज के बताए जा सकते हैं, लेकिन आप इतने छोटे बच्चे नहीं है, इतनी चीज समझते हैं सभी फ्रेंड्स, है ना, मैं जानती हूँ कि सभी फ्रेंड्स भाभी शिक्षक हैं, तो इतना चीज तो सभी समझ ही जाएंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ही समझाने के लिए, पलटावी चिंतन की कमी, पलटावी चिंतन की कमी की तात्पर्य क्या है, मतलब कमी पाई जाती है इस चीज की इस एज में बच्चे। पलटावी चिंतन से मतलब है कि जैसे आपने आरोही क्रम देखा होगा, एक अवरोही क्रम देखा होगा, है ना, और यहाँ पर आरोही क्रम एक होता है, एक अवरोही क्रम होता है। ठीक है, दो ऑर्डर में चीजें होती हैं, है ना, आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। ठीक है, तो अगर हम आरोही क्रम में करते हैं तो हम डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, अगर हम अवरोही की बात करेंगे तो हम 4 3 2 and 1 करेंगे। तो यहाँ पर पलटावी मतलब डायरेक्ट चीजों को तो कर लेंगे, मतलब आरोही क्रम में चीजों को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों से कह दीजिए कि आप अवरोही क्रम में से सेटल करके दिखाइए इस चीज को, तो वो उनके पास इतनी समझ नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप काउंटिंग बच्चों को सिखाते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो बच्चे आपको काउंटिंग सुना सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि रिवर्स, आप पुनः इस चीज को उल्टा करके सुनाइए बेटा, 5 फिर 4 3, है ना, उल्टी गिनती होती है ना, आपने सबने पढ़ी होगी, तो ऐसे इतनी समझ उनमें नहीं होती, कुछ उल्टा करके उस चीजों को वो समझा पाए, यही होता है आपका पलटावी चिंतन की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड एज की बात करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त है, अमूर्त आकार है, जो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको कॉन्क्रीट है, इसे हम और क्या कहते हैं, अनौपचारिक एज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, अनौपचारिक एज, इनफॉर्मल एज भी कहते हैं। शिक्षा आपकी दो प्रकार की होती है, एक इनफॉर्मल शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है, और दूसरा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, बेसिकली जहां पर आपको घर में पढ़ाया जाता है, इनफॉर्मल होता है आपका। फॉर्मल क्या है, जो आपको किसी संस्थान में पढ़ाया जाता है, जैसे आपकी मम्मी घर पर पढ़ा रही है तो वो आपका क्या है, इनफॉर्मल है। अगर आप किसी संस्थान में पढ़ रहे हो तो वो आपका क्या है, फॉर्मल है। ठीक है,
चलिए, अगर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट एज की, क्या क्या पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मूर्त है, मूर्त एज इसको कहते हैं, ठोस एज भी कहते हैं, अनौपचारिक अवस्था भी इस चीज को कहते हैं, इस एज को। इसके एज का क्या है, एज लिमिट क्या है, 7 to 11 वर्ष है ना। पंक्तिबद्धता इसमें पाई जाती है। पंक्तिबद्धता के जस्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, है ना, पलटावी चिंतन से मैंने आपको बताया था। संरक्षण मतलब पंक्तिबद्धता। अब यहाँ पर इस एज में क्या उत्पन्न हो चुका है बच्चे में, पंक्तिबद्धता आ चुकी है। चीजों को वो क्या करते हैं, एक सीरीज से, एक क्रम से बच्चे लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई सीरीज मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में कोई 2 है, फिर 4 है, 6 है ना, कि सम का एक सीक्वेंस लगाइए तो 2 4 6 8 10 एक करके इतनी समझ आ जाएगी। आप चीज को एक सीक्वेंस में लगा सकते हो, एक पंक्ति में इस चीज को लगा सकते हो। इस एज में बच्चों को इतनी समझ आ जाती है, ठीक है। इस एज में, कौन सी एज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। फिर क्या उत्पन्न होता है, देखिए वैसे तो बताने के लिए आसान भाषा में आपको बता सकती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वर्ड मैंने यहाँ पर आपके लिए चूज किए हैं, है ना। थोड़ी लेंथी थ्योरी जरूर हो सकती है, लेकिन चीजें वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, वो इतनी उनकी एज में ये भी आ जाता है, मतलब कि ये क्वालिटी आ जाती है एज में इनके, कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन ट्रायंगल है ना, कौन ट्रायंगल है, कौन स्क्वायर है, इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, इनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आयत क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या ट्रायंगल होते हैं, 180 का कौन सा एंगल बनता है, 360 का कौन सा एंगल बनता है, ये सारी चीजों को क्लासिफिकेशन करना उनको आने लगता है, ठीक है। चलिए, कौन सी एज में, कॉन्क्रीट एज में आपके। अगर हम बात करते हैं कुछ संप्रत्यय का विकास, तो वही चीज है कि यही जो मैंने पहले आपको बताया है, संरक्षण का विकास, जो अभी ये आपका प्री ऑपरेशनल में नहीं आ रहा था, बच्चे को संरक्षण की कमी आ रही थी कि कौन सा वेट ज्यादा है, कौन सा कम है ना, तो इस चीज में अब इसका विकास हो जाता है। संबंध का रिलेट भी कर पाता है कि आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, संबंध को रिलेट कर पाता है बच्चे। पंक्तिबद्धता का विकास हो जाता है कि मतलब एक सीक्वेंस व्यू चीजों को समझ पाता है, ठीक है। चलिए, जितना जरूरी था मैंने आपको बता रही हूँ। चलिए, बात करते हैं अपने ऑब्स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल एज की, है ना, ऑपरेशनल स्टेज की बात करती हूँ। अमूर्त, अमूर्त का मतलब है जिसे हम नहीं देख सकते, अमूर्त है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है ना। हम अपने परम सत्ता को बोलते हैं कि वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी एज को हम क्या कहते हैं, इस एज की एज लिमिट क्या है, 11 to 15 एज भी है, ठीक है, 11 to 15 है। तो यहाँ पर बात के औपचारिक एज भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी इसे कहते हैं। भाषा संबंधी योग्यता, मतलब यहाँ पर अब इस एज में क्या होता है, अमूर्त संक्रियात में क्या होता है, अब सारी चीजें चरम अवस्था पर होती हैं, मतलब सबसे हाई लेवल में होती हैं। अगर भाषा की विकास हम बात करें तो ये हाई लेवल में होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो ये हाई लेवल में होता है ना, और विचारों की बात करें, चिंतन की बात करें, रीजनिंग पावर की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की बात करें, मोरल रीजनिंग की बात करें, तो ये सारी चीजें हाई लेवल में होता है, बच्चा ये सारी चीजों को समझने लगता है, ठीक है। तो देखिए, अन्वेषणशीलता, रचनात्मकता, मतलब कि क्रिएटिविटी इसमें बच्चे में आ जाती है। अन्वेषण, खोजबीन करने का आता है कि 2 + 2 4 क्यों होता है, 3 + 2 5 क्यों होता है ना, 0 की खोज किसने की, मतलब वो खोजबीन करने के लिए भी तत्पर हो जाता है इस एज में, उसके पास इतनी समझ आ जाती है। क्रिएटिविटी तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। और यहाँ पर सारी चीजें समस्या समाधान में क्वेश्चन बनता है कि समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस एज में होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अवस्था कौन सी होती है ना, तो कौन सी होती है, आपकी अमूर्त होती है, ठीक है। जितने हाई लेवल की होती है वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं, वो आपकी ऑब्स्ट्रेट में होती हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हर चीजों का चरम अवस्था कौन सा, भाषा की बात हो, समस्या समाधान की बात हो, मैथ की बात हो, इंग्लिश की बात हो, सारी चीजों की चरम अवस्था पर कौन होता है, कौन सी एज में होता है बच्चा, अमूर्त में होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही था, है ना, जीन पियाजे की थ्योरी में। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने तो पूरी देने की कोशिश की है। एंड अगर हम नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगी, कैसे इन्होंने डिफाइन किया है मोरल डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो बेसिकली यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कोई अलग से नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें सभी लोग। थैंक यू सो मच।